Hello students, today we are going to discuss about the concept known as the Kelvin cycle. From previous time है ना, कुछ टाइम से मैं कॉल्स रिसीव कर रहा था कि सर केल्विन साइकिल का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा सही रहता। तो आज हम लोग ना केल्विन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहली बात। सेकेंडली बच्चे ना काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमारा एक स्टेप बनता है जी रीजनरेशन वाला। तो रीजनरेशन कैसे होती है ना, हम लोग यूज करते हैं एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, तो 3 कार्बन कंपाउंड से दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड कैसे रीजनरेट होता है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज द केल्विन साइकिल। आज के लिए हम केल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे, जहां C3 साइकिल की B से बोल दिया जाता है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग मच अबाउट द केल्विन साइकिल, हम स्टार्टिंग से चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अगर मैं प्लांट्स की बात करूं या कुछ बैक्टीरिया की बात करूं, तो उनमें एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उनमें एक प्रोसेस है जी दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एज यू ऑल नो कि एक प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइक दे प्रिपेयर ग्लूकोज। ठीक, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में 2 स्टेप्स रहते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है। पिछले लेक्चर में मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका है ना, लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड आज के टॉपिक में हमने डार्क रिएक्शन और डार्क फेज के बारे में बात करनी है। वी विल डिस्कस अबाउट डार्क फेज। ठीक है, एंड डार्क फेज के अंदर हम डिस्कस करते हैं केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और केल्विन साइकिल को देखो समझने से पहले मैं एक चीज यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ना लाइट रिएक्शन में वी वेरी वेल नो कि हमने 2 चीजें बनाई थी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया था। ठीक, दैट इज हमने एक तो एटीपी की फॉर्मेशन की थी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकेंडली हमने NADPH की फॉर्मेशन की थी। ठीक है जी, दोनों सब्सटेंसेस की जो फॉर्मेशन थी तो उसके लिए 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे। वन वाज द ATP synthase and second one was the RUBP reductase. Sorry, this is NADP reductase. This is NADP reductase, मतलब NADP को रिड्यूस करने वाला है ना। रिडक्शन से ही आपके पास NADPH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी है, ये रिड्यूसिंग पावर है हमारे पास। तो ये हमने लाइट रिएक्शन के दौरान हमें मिलती थी एंड हमने डार्क रिएक्शन में इनका यूज करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो केल्विन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उससे ये साइकिल का नाम जो है वो हम कह सकते हैं रखा गया। तो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना किसके साथ, किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना, फिक्स करना उसको, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। सेकेंडली रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना जी, है ना, क्लियर। एंड रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दैट इज NADPH, है ना, ये एक रिडक्शन का काम करेगा। सेकेंडली हमारे पास है द लास्ट स्टेप नोन एज द रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो केल्विन साइकिल जो है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में चल रहा है। पहली बात की क्लोरोप्लास्ट है जी, क्लोरोप्लास्ट में 2 रीजन होते हैं, यू वेरी वेल नो कि ग्रेना रीजन है एंड स्ट्रोमा रीजन है। तो स्ट्रोमा रीजन में चल रहा है जी आपका केल्विन साइकिल। पहली बात, नो डाउट, इसमें कोई आई थिंक डिफिकल्टी नहीं है आप लोगों को। ठीक, इसके बाद
सेकेंडली जो अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकेंड चीजों की अगर मैं बात करूं, दैट इज आरयूबीपी। ये एक ना 5 कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे रहते हैं। मतलब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 5 कार्बन लगा लो इसमें, इस तरीके से शो होगा, प्लस इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप भी लगे रहते हैं, एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट। तो इसीलिए इसका नाम आ गया जी राइबोलोज 5, है ना। शुगर है कि 5, राइबोलोज 1 and 5, ठीक है जी, बिस फॉस्फेट, बिस मतलब 2 फॉस्फेट, तो इसका नाम है जी राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ जुड़ जाएगा जी आपके पास यहां पर CO2, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CO2 जुड़ गई, ठीक। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 + 1 कार्बन इसकी आ गई, तो हमारे पास बन गया जी एक 6 कार्बन कंपाउंड इज इक्वल टू 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है जी। एंड इसको जोड़ने का काम किसने किया, RuBP एंड CO2 को जोड़ने का काम किसने किया, एक एंजाइम है दैट इज नोन एज रुबिस्को, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम नोन एज द रुबिस्को, ठीक है। इसने RuBP एंड CO2 को जोड़ने का काम किया, ठीक। यहां तक मेरे ख्याल से आपका पहला स्टेप जो है दैट इज ऑफ कार्बोक्सिलेशन हमारा हो चुका है, क्लियर, गुड। एंड इसके बाद अगर मैं दूसरे स्टेप की ओर चलूं, है ना, तो पहली बात मैंने आपको बताया कि यार 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड जो भी बनेगा दैट इज एक्चुअली अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है, ठीक है। डेफिनेटली हाई एनर्जी कंपाउंड होगा तो वो अनस्टेबल है, एंड दैट अनस्टेबल इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, एक 3 कार्बन कंपाउंड, किसमें, एक 3 कार्बन कंपाउंड में वो ब्रेक हो जाएगा। अब 3 कार्बन कंपाउंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 सर्कल्स लगा के, है ना, क्लियर। तो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट, है। तो फॉस्फोग्लिसरेट मतलब इसके साथ अब मेरे को फॉस्फेट ग्रुप भी लगाना पड़ेगा, ठीक। ये है 6 कार्बन कंपाउंड, ये है 3 कार्बन कंपाउंड, तो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर 2 बन सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्लियर। तो यहां पर मेरे पास बन गए हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 PGA भी कह सकते हैं उसे, ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर है, मेरे को पता चल गया जी, क्लियर। इसी को बोल दिया जाता है कार्बोक्सिलेशन सिंपली, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन हो चुकी है एंड हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड भी बन चुका है, एंड अगर ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसीलिए मैं इसको बोल देता हूं C3 साइकिल, because in this cycle the first stable product is the 3 carbon compound, इसीलिए the cycle is known as the C3 cycle, clear। सेकंड थिंग, मैंने ना फॉस्फेट ऐड करनी है। देखो सेल में ना कहीं पर भी अगर फॉस्फेट ऐड करनी पड़ जाए तो डेफिनेटली हम ATP से ड्राइव करते हैं, हम ATP को यूज करते हैं, यहां पर भी मैं ATP को यूज कर लूंगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट है जी, अभी एक फॉस्फेट और लगाऊंगा तो एक की जगह पर 2 होगी तो 22 हो गया जी, सो बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। एक फॉस्फेट मैंने लगा दी पहली पोजीशन पर, अगर मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी, सपोज करो 1, ये 2, ये तो 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के साथ साथ इसमें मैंने यहां पर लगा दी फॉस्फेट, यहां पर भी लगा दी फॉस्फेट, तो ये बन गया 1 3 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये बन गया मेरे पास नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट, नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया, ये कह लो चाहे, ठीक। इसके बाद देखो ये पहला स्टेप था, ये अभी दूसरा स्टेप आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक, सॉरी ये पहला था ये दूसरा था, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि मैं इसकी रिडक्शन करूंगा, मैं इसकी क्या करूंगा, रिडक्शन। इसकी जब रिडक्शन करूंगा तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लाइट रिएक्शन में बनाया था जी, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है मेरे पास है यहां पर ऐड करेंगे और यहां पर निकल आएगा दैट इज NADPH को यूज कर लिया हमने, NADPH को यूज कर लिया एंड मेरे पास बन गया NADH, ठीक है जी। इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, कर दिया तो मेरे पास बन गया गैप, और G3P भी बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट,
ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना किससे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन से। क्लियर। एंड रिड्यूसिंग एजेंट मैंने रिडक्शन के लिए कौन सा क्या चीज यूज किया NADPH दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है। एंड H रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोजन। क्लियर। तो मेरे पास बन गया क्या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक। अभी यहां तक ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस इज आल्सो द 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी। इतना हमारे पास जो सिस्टम है वो बन चुका है। क्लियर। अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ध्यान से सुनना है हमने। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सेल जो है, जहां मैं कह सकता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसिस हो सकती है शुगर्स की भी, पहली बात, इवन फैट्स की भी, दूसरी बात। तीसरा, रीजनरेशन में भी ये जो आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो हेल्प करेगा रीजनरेशन ऑफ RUBP में। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? सो दिस इज अबाउट द कैल्विन साइकिल। ठीक है। एंड एक चीज और, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हम रीजनरेशन करेंगे तो उस स्टेप में भी हम हमारी जो है एनर्जी वो लगेगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर? ओके, क्लियर। तो यहां तक हमें पता चल चुका है कि ये साइकिल कैसे चल रहा है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, CO2 की फिक्सेशन होगी जी। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, ये देखो रिड्यूस हो गया जी ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तीसरा है रीजनरेशन, मतलब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने RUBP को रीजनरेट भी कर लिया। ठीक। अब कुछ सवालों के जवाब। ठीक है। कईयों के लिए ये मतलब फिलहाल आपने ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के एंड में आपने गैप बनाना है। दैट इज गैप क्या बनाना है? दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपने बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे। ठीक। नाउ वी विल डिस्कस कि इसको बैलेंसिंग कैसे करनी है। हल्की सी हम ना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अगर सिंपल तरीके से हो पाएगी, है ना। RUBP है जी 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी, सॉरी RUBP है 5 कार्बन कंपाउंड। हमें पता है कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके हमने मॉलिक्यूल लेने हैं 3, मान के चलो हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, मैं 6 भी लेके दिखाऊंगा। ठीक। 3 मॉलिक्यूल ले लिए तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे टोटल? 5 × 3 = 15 कार्बन। 15 कार्बन होंगे। अब 15 कार्बन जो 3 RUBP है वो 3 CO2 के साथ भी बाइंड करेंगे, तो × 3 कर देता हूं मैं, × 3 करूंगा तो मेरे पास कुल मिला के कितने कार्बन होंगे जी? 18 कार्बन। ठीक है जी, 18 कार्बन। अब ये 18 कार्बन से अगर मैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना चाहूं तो 6 × 18। ठीक। तो मतलब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के × 6। क्लियर। 6 मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। ठीक है जी, मेरे पास टोटल है 18 कार्बन, तो मेरे पास बन गए 6 मॉलिक्यूल किसके? फॉस्फोग्लिसरेट के। पहली बात। अभी ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ये भी 3 कार्बन है तो ये भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ठीक है। ये भी 3 है तो ये भी मेरे पास कितने बनेंगे? हाँ, ये बन गए 3 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 6 बन गए। ठीक। अब इन 6 में से एक तो ये निकाल लिया हमने, दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकाल लिया हमने एक, पीछे बचे 5। अब ये 5 कार्बन में के 5 जो हमारे पास है गैप के मॉलिक्यूल 5। ठीक है। इतने इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 × 3 ना, 5 × 3 = 15 कार्बन, 15 कार्बन। क्लियर। तो 15 कार्बन से हम क्या करेंगे? रीजनरेट करेंगे RUBP को। तो कितने रीजनरेशन में हो जाएंगे हमारे पास? अगेन 3। तो 3 RUBP दोबारा से हमारे पास रीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर। इस तरीके से सिस्टम ये चलता है। 6 की एग्जांपल ले लो। अगर आपने 6 को लेना है, यहां पर 3 की जगह पर आपने 6 लेने हैं, तो 6 के हिसाब से देख लेते हैं। ये 6 ले लें। ठीक है। ये कार्बन भी हमें 6 लेनी पड़ेगी। अब जाके हमारा बनेगा ग्लूकोज। ठीक है। अब हम ग्लूकोज बनाने के कैपेबल हो चुके हैं। तो 6 RUBP ले लिए, 6 CO2 ले लिए, तो ये कितने बचाएंगे हमारे पास? 12। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है तो हमारे पास बनेगा 12 जी। ठीक है। ये भी 6 की जगह पर हमारे पास कितने बनेंगे? 12। ये भी कितने बनेंगे? 12। ठीक है, 12।
क्लियर? तो ये मेरे पास 12 बन चुके हैं। अब 12 में से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहीं पर कंफ्यूजन है बच्चों की, ठीक है। इन 12 में से मैं यहां पर लिख देता हूं, 12 गैप में से हम 2 को ग्लूकोज बनाने में यूज करेंगे, ठीक है जी। एंड बाकी जो 10 हैं, बाकी जो हमारे पास 10 हैं, दे अगेन हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल, ठीक है। रीजनरेशन के बारे में ये मेरा कार्बन ये खत्म हो चुका है, कैल्विन साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बच्चों। आपको मेरा नंबर तो पता ही है। यहां पर एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। ये जो रीजनरेशन है, वो रीजनरेशन का ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। रीजनरेशन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, एक्चुअल में ना जब तक फ्रैक्टोज नहीं बन जाती, यहां से देखो ये कैट के साथ एक मॉलिक्यूल और जुड़ेगा 3 कार्बन कंपाउंड, उससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगी, ठीक है, क्लियर। अभी फ्रक्टोज शुगर जुड़ेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ, ठीक है जी। वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ जुड़ता है, फिर कहीं जाके कुछ स्टेप्स के बाद रीजनरेशन होती है आरयूबीपी की, है ना। क्लियर है? इतना हमने क्लियर रखना है, ठीक है जी, क्लियर। मैंने क्यों बोला था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज भी बन सकता है, नो डाउट ग्लूकोज भी बन सकता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ ना एक DIHAP का मॉलिक्यूल जोड़ दो, वो तो फ्रक्टोज बन जाएगा। अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अगर फ्रक्टोज जुड़ेगा तो वो एक इनिशिएट कर देगा एक रिएक्शन को जिसमें आरयूबीपी की रीजनरेशन होगी। तो इसीलिए तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो दोनों में यूज होगा। किसमें यूज होगा? ग्लूकोज की फॉर्मेशन में भी यूज होगा, प्लस वो रीजनरेशन में भी यूज होगा। इसीलिए काफी सारी बुक्स वाले या आपको नेट में और भी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सीधा ही वो आरयूबीपी की रीजनरेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये इसने 5 कार्बन कंपाउंड कैसे बना दिया। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल भी जुड़ता है, ठीक है जी, क्लियर। फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिससे आरयूबीपी की रीजनरेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल। होप अगर कोई भी आपका डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, क्लियर। सो एंड फॉर द टुडे, थैंक यू।